My name is Kajal Kanwar, Assistant Professor, Commerce and Management Department, Biyani Group of Colleges. तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट जो हमने पहले पढ़ी हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी बाय हेनरी फ्योल। आज हम पढ़ेंगे तीसरी क्लासिकल थ्योरी जो कि है मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ओके, अब ये दी है मैक्स वेबर ने, इसी में इसका नाम आता है। अगर थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी आए तो हमें याद रखना है इट इज गिवन बाय मैक्स वेबर। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे थ्योरी दी है। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा। तो ब्यूरोक्रेसी इज अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की, यानी कि हमें पता है कि किसकी कौन सी पोजीशन है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किस पोजीशन पे रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले होता है एक ट्रेनी, देन होता है असिस्टेंट मैनेजर, देन होता है डेप्यूटी मैनेजर, देन होता है मैनेजर। तो इट इज एन हायरार्की। तो ये इसी को ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो इन्होंने 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं। किसने? मैक्स वेबर ने। पहला इन्होंने दिया है स्पेशलाइजेशन। पहला इन्होंने दिया है स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन क्या है? हम किसी भी चीज में स्पेशलाइज कैसे हो सकते हैं? जब हम उस काम को एक बहुत ही छोटे लेवल से करना चालू करें। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे? ब्रेक द टास्क इनटू वेरी स्मॉलर एंड मैनेजेबल यूनिट्स, यानी कि मुझे एक पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, मैंने छोटे छोटे काम जो है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या होगा? ईच यूनिट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक टास्क। तो मुझे पता है मेरा काम क्या है, मेरा काम करने के लिए किसी और को मुझे कंफ्यूजन नहीं होगी कि कोई और तो मेरा काम नहीं कर रहा, क्या मुझे करना है क्या मुझे नहीं करना, बिकॉज ऑलरेडी हमने जो टास्क हैं उन्हें अलॉट कर दिया है इस चीज में। इससे क्या होता है? इससे कंफ्यूजन नहीं होता, इससे एरर्स नहीं आती। इससे क्या होता है? हम अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स और नॉलेज का यूज कर सकते हैं और इससे हम बहुत ही ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी टास्क में कोई गड़बड़ हो रही है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, या फिर कोई टास्क अच्छा हुआ है तो उसके वो किसकी वजह से हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी मूव टू फॉर्मलाइज्ड रूल्स। नेक्स्ट वी मूव टू फॉर्मलाइज्ड रूल्स, दैट इज द सेकंड प्रिंसिपल्स। देखिए, दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल। अब इसमें आता है फॉर्मलाइज्ड रूल्स, जिसमें कि हम रूल्स को बहुत ही ठीक तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा? जब रूल्स मेरे फॉर्मलाइज्ड हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? आप देखिए, इससे क्या होगा? प्रिवेंट मिस्टेक्स एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि हमने कुछ गाइडलाइंस दे दी हैं। गाइडलाइंस देने के बाद जब हमें पता है, हमने गाइडलाइंस में सब कुछ स्पेसिफाई कर रखा है कि किसे कैसे काम करना है, अब इससे कोई भी मिस्टेक और कंफ्यूजन होने की तो बात ही नहीं है। देन वी हैव, ये क्या है? एक रिटन डाउन है, बिकॉज ऑफकोर्स ये बात है, रूल्स रिटन डाउन होते हैं और पब्लिक है फॉर एवरीवन। यानी कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो वो सबके लिए होगा। अब इससे क्या होता है? इससे अप्लाइड एंड इम्पार्शलिटी एंड कंसिस्टेंटली एंड इम्पार्शली फॉर फेयरनेस। ये किस लिए किया जाता है? रेगुलरली बेसिस पर किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि सब कुछ फेयर रहे, सारे एम्प्लॉयज को लगे कि सबके लिए रूल्स बराबर हैं। ओके, देन वी हैव हायरार्कियल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है? हायरार्कियल स्ट्रक्चर क्या बोलता है? एक चेन ऑफ अथॉरिटी। व्हाट इज चेन ऑफ अथॉरिटी? के पहले कौन है, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। फॉर एग्जाम्पल, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो यानी कि ए रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? बी के लिए। बी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? सी के लिए। और डी सी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? डी के लिए। तो ये क्लियर चेन ऑफ अथॉरिटी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इससे क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी टू द हायर अथॉरिटी। इससे हमारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो है इस केस में क्या होता है? एक्सपर्ट्स लेते हैं, टॉप मैनेजमेंट या फिर एक्सपर्ट्स। उसके बाद लीडरशिप पोजीशन जो होती है इसमें वो बेस्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी कि आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। ये हायरार्कियल स्ट्रक्चर बोल रहा है किसका? मैक्स वेबर का। एक और चीज है कि स्टार्ट विद प्रोफेशनल वर्कर्स विद द राइट स्किल। इसमें जहां पर भी हम, अगर हम डी को प्लेस कर रहे हैं, सी को प्लेस कर रहे हैं, बी ए को प्लेस कर रहे हैं, तो वो किस लिए, कैसे, किस हिसाब से कर रहे हैं हम कि ये अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनल लेवल पर जरूर करते होंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज। यानी कि जब हम ये कर रहे हैं, हम हायरार्कियल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं,
तो ज़रूरी है हमारे पास कि हमारे एम्प्लॉयज जो हैं वो वेल ट्रेंड हों, ठीक है। सेकेंड ये मुझे रब कर देना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज। जब हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो हमने ये माना है कि हर एम्प्लॉय अपने काम में बहुत अच्छा है, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उसके लिए उस एम्प्लॉय को बहुत अच्छे से उस काम में ट्रेन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयज़ के पास उस पोजीशन के लिए जहाँ पर वो है उसके लिए अच्छी स्किल्स है और नॉलेजेबल है भी है वो, उससे क्या होगा, उससे टीम वर्क होगा और उससे क्या होगा, उससे इनएफिशिएंसी जो है वो बचेगी, प्रिवेंट होगी इनएफिशिएंसी। ये ध्यान रखिएगा, किस लिए, ड्यू टू लैक ऑफ कॉमन नॉलेज, ठीक है। आइए उसके बाद है ऑन गोइंग ट्रेनिंग कीप्स एम्प्लॉयज अपडेटेड एंड अडेप्टेबल। तो इसमें हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किस में, जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी बाय मैक्स वेबर, तो वो बोल रहा है कि वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। उसके लिए हमें हर थोड़े टाइम पर जो है ट्रेनीज को एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा, जिससे कि क्या रहे, वो अडेप्टेबल एनवायरनमेंट में रहें। देन वी हैव मैनेजरियल डेडिकेशन। डेडिकेशन क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो हम कितना डेडिकेशन से पढ़ते हैं, कितना मन लगा कर पढ़ते हैं, दैट इज डेडिकेशन, राइट। तो यहाँ पर किसके डेडिकेशन की बात हो रही है, यहाँ पर मैनेजर की डेडिकेशन की बात हो रही है। कैसे, मैनेजर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ डेडिकेटेड होना चाहिए। वो खुद डेडिकेटेड होगा तभी तो वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगा, तभी तो वो दूसरों को जो है वो टारगेट्स देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मैनेजर का डेडिकेशन कैसे होना चाहिए कि वो काम कर सके फॉर लॉन्ग आवर्स एंड मेक सैक्रिफाइसेस। ऑफ कोर्स ये बात है, व्हेन यू आर इन अ गुड पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, you have to, you know, you cannot think about, you know, your time is over and everything. Usually managers are actually working late, right? So then we have understand the organizational procedures and rules give autonomy for quick and efficient decision making. What is autonomy? Autonomy क्या है, ऑटोनॉमी यानी कि जब हम कोई भी काम खुद से कर रहे हैं, तो मैनेजर का काम है कि वो ऑटोनॉमी ले, यानी कि खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कोई भी डिसीजन लेने का, और इससे क्या होगी, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। तो ये किसका काम है, मैनेजर का। और ये कब होगा, जब मैनेजरियल डेडिकेशन होगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट वी हैव इम्पार्शलिटी ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो इम्पार्शल होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ही बात है, हमने जब पढ़ा था कि जब फॉर्मलाइज्ड सेट ऑफ रूल्स, हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था अगर आपको याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि उनके साथ पार्शियलिटी हो रही है, फेयरनेस होनी चाहिए, इसलिए ऐसा हमें रूल्स बनाने चाहिए। तो ये ही एक अलग से प्रिंसिपल है क्या, कि इम्पर्सनल डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, यानी कि सब्जेक्टिव मतलब क्राइटेरिया जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, यानी कि हर किसी के लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव सबको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स ये बात है, जब हम इम्पार्शियलिटी की बात कर रहे हैं तो फेयर ट्रीटमेंट की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि रूल्स जो हैं वो किसके लिए हो, सेपरेट्स द पर्सनल इंटरेस्ट। मैनेजमेंट फॉलोज रूल्स एंड सेपरेट्स पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि हर किसी के पर्सनली जो है वो इंटरेस्ट के हिसाब से रूल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। और प्रिवेंट्स करप्शन एंड नेपोटिज्म, अगर इम्पार्शियलिटी रहेगी तो क्या होगा, नेपोटिज्म और करप्शन से हम बचे रहेंगे, और इसकी वजह से अच्छा एक एग्जाम्पल सेट होगा, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम इम्पार्शियल होंगे तो ऑफकोर्स ये बात है, इट इज़ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट विल बी अ गुड एग्जाम्पल। किस लिए, फॉर अदर्स टू फॉलो एंड मेंटेन ऑर्डर। भाई अगर सबके लिए अलग अलग रूल्स होंगे तो कोई भी उनको फॉलो नहीं करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वी हैव ये तो थी हमारी थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं इसे, वापस से इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला था हमारा
पहले हमारी थ्योरी में जो पहला प्रिंसिपल था, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी में जो पहला प्रिंसिपल था वो था स्पेशलाइजेशन, वो दूसरे पेज पर है, ठीक है। तो पहला था स्पेशलाइजेशन, जब हम काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हर किसी को दे रहे हैं ताकि वो इंसान उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। देन वी हैव फॉर्मलाइज्ड रूल्स, देन वी हैव हायरार्किकल स्ट्रक्चर, देन वी हैव वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज, मैनेजर डेडिकेशन, इम्पार्शियलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये हो गए हमारे 6 प्रिंसिपल्स बाय मैक्स वेबर। अब हम बात करेंगे, जब हम ब्यूरोक्रेसी की ही बात कर रहे हैं तो फिर हम जिसको इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एक आइडियल ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है वो क्या होती है, इसकी भी बात करनी हमें ज़रूरी है अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि ये प्रिंसिपल जो है ब्यूरोक्रेसी किस हिसाब से होगी, ट्रेडिशनल। अब जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो लीडर हमें भूलना नहीं चाहिए, ये वर्ड हमें भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है, नौकरशाही, यानी कि कोई एक तो लीडर है, ठीक है। तो पहले है, अगर हम उस हिसाब से ब्यूरोक्रेसी थ्योरी को डिवाइड करेंगे तो वो 3 तरीके से डिवाइड होगी। पहली है ट्रेडिशनल थ्योरी, ठीक है। ट्रेडिशनल थ्योरी पहले के ज़माने में राजा महाराजा होते थे, क्या होता था उसमें, राजा का बेटा राजा, राइट, ठीक है, तो उसे हम बोलते थे ट्रेडिशनल थ्योरी। अगर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें, ठीक है, तो इसमें आज भी क्या होता है, जो घर का ओल्डेस्ट मेंबर होता है वो करता होता है, राइट, वो ओल्डेस्ट, उसे चूज किया जाता है उसकी एज के हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो वैसा ही है ट्रेडिशनल लीडरशिप, जिसमें क्या है कि हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशन के बेसिस पर हम लीडर चूज करते हैं, कैसे, बाय एज, इनहेरिटेंस और पावर, ओके। जब हम इस हिसाब से चूज करते हैं लीडर तो उसे हम बोलेंगे ट्रेडिशनल लीडरशिप। जब हम आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जब हम ट्रेडिशनल लीडरशिप फॉलो करेंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, देख लीजिए, पोजीशंस फिल्ड बेस्ड ऑन फेवरेटिज्म एंड नॉट एक्सपर्टीज। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि क्या राजा का बेटा राजा बनना डिजर्व करता है, क्या उसमें इतनी क्वालिटी है कि वो एक पूरा राज्य संभाल सकता है, तो ये बहुत जरूरी है इसके अंदर, ठीक है। इसमें हम ये नहीं देखते हैं, किसमें, थ्योरी की बात करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रूल्स कम फ्रॉम द पास्ट। रूल्स कहाँ से आते हैं, रूल्स पहले से ही बने हुए हैं और रूल्स पास्ट से आते हैं। हिरार्की में नॉट मेक सेंस, जो हमारी हिरार्की है उसका सेंस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि चाहे छोटा बच्चा ही है पर वो राजकुमार है तो उसे हम ट्रीट करेंगे इस तरीके से जैसे वो राजा है, ठीक है, और हम उसी पे सारा कार्यभार डाल देंगे। पर हम ये नहीं देखेंगे कि उससे पहले बहुत से लोग हैं, हो सकता है कोई मंत्री हो जो कि सेना को या फिर हमारे राज्य को चलाने में सक्षम होंगे, लेकिन क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो हम उसी को राजा बनाएंगे और किसी को नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो रूल्स हैं वो पास से आते हैं, हिरार्की का कोई सेंस नहीं होता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, ये सब क्योंकि आप मेरे फेवरेट होगे तो ही होगा, ठीक है। देन वी हैव, इसमें टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं होती, इसमें फिक्स्ड सैलरीज होती हैं। चलिए, देन वी हैव सेकंड charismatic authority। charismatic authority, करिश्मा, व्हाट इज करिश्मा, ये वर्ड इसमें आ रहा है, करिश्मा। करिश्मा मतलब आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको देखकर इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अपने स्वतंत्रता सेनानियों में से, तो फिर हम किसकी बात करेंगे, हम गांधी जी की अगर बात करें तो लोग बस उनके साथ चलना शुरू हो जाते थे, राइट। तो क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, उनके जो रूल्स थे, जो बिहेवियर था वो इस तरीके का था कि वो लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करते थे, तो दैट इज कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। अब इसमें क्या होगा, देखिए, लीडरशिप बेस्ड ऑन लीडर्स एक्सेप्शनल क्वालिटीज, मतलब लीडर की क्वालिटी ही ऐसी है कि कोई खुद को रोक ही नहीं पाया उसको फॉलो करने से। एंड देन वी हैव फॉलोअर्स बिलीव, फॉलोअर्स ये भी बिलीव करते हैं कि उसकी कैपेबिलिटी, किसकी, लीडर की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। इसमें जो पोजीशंस फिल्ड होती हैं वो पर्सनल क्वालिटी से होती है, नॉट नेसेसरीली एक्सपर्टीज। अब एक्सपर्टीज तो यहाँ पर भी नहीं है, ट्रेडिशनल में भी नहीं थी, बस आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल हिटलर को जब शुरू में लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट किया था क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी, उसको बोलना आता था, ठीक है।
देन वी हैव रूल्स क्रिएटेड बाय द लीडर। अब उसके बाद क्या होगा, इसमें रूल्स लीडर ही बनाने लग जाएगा, रूटीन को हटा देगा वो, ठीक है। इसमें कोई हिरार्की नहीं होती, क्योंकि जो आया, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी लगी, वो टॉप पर आ जाता है अचानक से, तो इसमें कोई हिरार्की ही नहीं है, ठीक है। देन रिक्रूटमेंट किस हिसाब से होगा, लीडर के हिसाब से होगा। जैसे ऊपर हो रहा था रिक्रूटमेंट सिलेक्शन फेवरेटिज्म से हो रहा है, बट इसमें कैसे होगा, अब जो रिक्रूटमेंट होगा लीडर के परसेप्शन पे डिपेंड करेगा। इसमें ट्रेनिंग की बहुत कम जरूरत होती है। इसमें कॉम्पनसेशन किससे मिलता है, मिनिमल कॉम्पनसेशन फ्रॉम डोनेशंस, ठीक है। यानी कि जो कॉम्पनसेशन मिल रहा है वो हमें डोनेशन से मिल रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि आपकी लीडरशिप इतनी अच्छी है कि लोग आप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, राइट। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है कैरिस्मेटिक थ्योरी इज रिवॉल्यूशनरी एंड कैन रिप्लेस ट्रेडिशनल थ्योरी, ठीक है। राजा महाराजाओं को रिप्लेस कर दे अगर कोई, तो उसे बोलेंगे कैरिस्मेटिक थ्योरी। अचानक से जब पूरी सत्ता पलट जाए और कोई एक इंसान जो है वो सब कुछ संभाल ले, क्योंकि शायद उसकी कैपेबिलिटी इतनी थी, लोग उसकी फॉलोअर्स इतने थे, ठीक है। जैसे कि महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हिटलर की एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उसे हम बोलेंगे कैरिस्मेटिक थ्योरी। देन वी हैव रैशनल लीगल अथॉरिटी। भाई अब तो इंडिया में डेमोक्रेसी है, रैशनल लीगल, यानी कि अब आप किसी से इन्फ्लुएंस भी नहीं हो रहे हैं। अब कोई रूल ऐसा भी नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ना ट्रेडिशनल ना कैरिस्मेटिक, अब हम बिल्कुल सोच समझ के अथॉरिटी दे रहे हैं, जो डिजर्व करता है उसी को दे रहे हैं। तो रैशनल लीगल अथॉरिटी उसके नाम में ही लिखा है। अब इसमें क्या होगा, अथॉरिटी कैसे बनेगी, रूल्स एंड लॉज से। जैसे कि हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम में हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं, जब हम कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं तो उसके बेसिस पर हमारा सिलेक्शन होता है, ठीक है। Then we have people follow leaders who apply rules fairly। इसमें आपको तब फॉलो किया जाएगा जब आप फेयर होंगे, अदरवाइज आपको हटा भी दिया जा सकता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि पोजीशंस अपॉइंटेड बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपर्टीज। अगर आपको कोई पोजीशन मिली है तो या तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या फिर आपकी एक्सपर्टीज है इसलिए मिली होगी। इसमें क्लियर डॉक्यूमेंटेड एग्रीड अपॉन रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल एज अ टीचर, अगर आप स्कूल ज्वाइन करते हैं तो एज अ टीचर आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज होंगी, आपका इंटरव्यू हुआ होगा, तभी आपको जो है उन्होंने वापस बुलाया होगा, राइट। देन वी हैव, जब हम जाते हैं तो हम साइन करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, हम सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हैं जो भी वो इंस्टीट्यूशन हमसे चाह रहा है। देन वी हैव, एक इसमें एक वेल डिफाइंड हायरार्की होती है कि मैं टीचर हूँ तो मेरे ऊपर कोऑर्डिनेटर होगा, फिर प्रिंसिपल होगा जिन्हें मुझे रिपोर्ट करना है, डेली का काम रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन के बेसिस पर होगा, मेरी टेक्निकल ट्रेनिंग होगी, मेरी सैलरी भी फिक्स्ड होगी, ओके। ये सब चीज़ें हमारी आती हैं इसके अंदर। चलिए ठीक है, ये हमने बात की अभी रैशनल लीगल अथॉरिटी। तो बच्चों हमने कितनी अथॉरिटी की थ्योरीज पढ़ी हैं अभी तक, जो हमने 3 तरीके से डिवाइड किया है। एक तो ट्रेडिशनल, राइट, एक क्या थी बताइए, एक तो थी ट्रेडिशनल, दूसरी थी कैरिस्मेटिक जिसमें हम कैरिस्मा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, राइट, और तीसरी थी रैशनल लीगल अथॉरिटी जिसमें हम सोच समझ के मेरिट के बेसिस पर सामने वाले को अथॉरिटी देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या है, गवर्नमेंट, एग्जांपल्स क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर, उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, मिलिट्री भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकती है इसका, ठीक है। चलिए, so that's it for today. Follow Guru KPO for more of such videos. Thank you so much. Namaskar, good morning everyone. My name is Kajal Kanwar, Assistant Professor, Commerce and Management Department, Biyani Group of Colleges. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जिसके साथ कंप्लीट हो गया हमारा क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। एक बार वापस से सोच लेते हैं कि क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में एक्चुअली कौन कौन सी थ्योरीज थी। तो पहली थी टेलर की दी हुई साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, दूसरी थी फ्योल की दी हुई, हेनरी फ्योल की दी हुई एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, और तीसरी थी थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी बाय मैक्स वेबर। ठीक है, ये हमारी आती हैं क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में। आज हम चालू करने वाले हैं नियो क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि पुराने एरा से हटकर जब और थोड़े हम आगे बढ़ते हैं टाइम में, तब हमें ये न्यू क्लासिकल थ्योरीज दिखना शुरू होती हैं। अब न्यू क्लासिकल थ्योरीज क्यों आई? क्योंकि हमने देखा कि जब प्रोडक्शन
ढंग से और इंक्रीज नहीं हुआ, हमें लगता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने की और ज़्यादा चांसेस हो सकते थे, ठीक है, वर्क प्लेस पे और ज़्यादा हार्मनी हो सकती थी, ठीक है, जब ये चीज़ हम अचीव नहीं कर पाए। इन शॉर्ट जो भी कमियां रह गई क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में, उसके लिए लाया गया किसे, नियो क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट को। अब इसमें क्या हुआ, न्यू क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है एल्टन मायो का। इन्होंने बोला कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक इंसान को उसके काम पर इफेक्ट डालते हैं, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है वो भी उसके काम पर इफेक्ट डालेगा, उसको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है ये भी उसके काम पर इफेक्ट डालेगा। ये सब चीज़ें तो हमने क्लासिकल थ्योरीज में सोची ही नहीं, ठीक है। जैसे कि जॉब सेटिस्फैक्शन, अगर एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड है तो उसके काम पर इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से आएगा, अगर वो नहीं है तो काम पर इफेक्ट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। फिर आपको कैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है ये भी इफेक्ट हो सकता है कई बार, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। वैसे उन्होंने बोला कि जो एटमॉस्फेयर है ना वो इतना भी इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उससे बड़ी चीज़ है इफेक्ट करने के लिए, वो क्या है कि जब हम पर कोई अटेंशन डाल के रखता है ना, जब हम काम कर रहे हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें देखा जा रहा है। जब हम कहीं जाते तो लिखा होता है ना आप कैमरा की नज़र में है, ठीक है, हम कॉन्शियस रहते हैं थोड़ा, राइट। चलिए अब क्या हुआ, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ये किसने दी, न्यू क्लासिकल थ्योरी में ही आते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बाय एल्टन मायो, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो सुपरवाइजर है कब अच्छा होगा, देखो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी सजेस्ट दैट नो मैटर द वर्किंग कंडीशन, मतलब वर्किंग कंडीशन इतना भी इफेक्ट नहीं करी, ठीक है। प्रोफेशनल्स आर मोर लाइकली टू फील सेटिस्फाइड एंड परफॉर्म बेटर इफ द सुपरवाइजर वैल्यू देयर एफर्ट, यानी कि अगर मेरा सुपरवाइजर मेरे एफर्ट की वैल्यू कर रहा है तो इससे बेटर मेरे लिए और कुछ भी नहीं होगा, मैं बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देने वाली हूँ अगर मेरे काम का वैल्यू हो रहा है, अगर सुपरवाइजर मेरे काम का वैल्यू कर रहा है तो, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि द पीपल रिस्पॉन्ड मोर टू सोशल फैक्टर्स, ठीक है, सच एज पर्सनल अटेंशन, अगर मुझे पर्सनली अटेंशन मिलेगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मेरा मैनेजर मेरी फटाफट से हेल्प करा तो क्या होगा, मैं मोटिवेटेड रहूंगी ना काम करने के लिए। अगर मुझे एक अच्छा सा ग्रुप मिल गया है, ठीक है, अगर मेरे पर ये सब फैक्टर्स एनवायरमेंट फैक्टर से कम, मतलब ज्यादा इफेक्ट करते हैं, एनवायरमेंट फैक्टर्स इतना इफेक्ट नहीं करता अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, ठीक है। हर थ्योरी अलग बात बोलती है, ये थ्योरी ये बात बोलती है। तो अगर हम इस हिसाब से ये देखें कि कुछ की कंसेप्ट्स देखें, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एक्चुअली क्या बोल रही है, कैसी अप्रोच है, क्या बात करती है, तो हम देखेंगे कि एक पीपल सेंटर्ड अप्रोच है, यानी कि ये बोलती है कि पीपल जो है ना, जो इंसान काम कर रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन में, फर्स्ट पॉइंट पर हूं मैं, जो इंसान काम कर रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन में, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, उसका सही होना बहुत ज़रूरी है, उसका खुश होना ज़रूरी है, उसकी तबीयत ठीक होनी ज़रूरी है, उसका वेल बीइंग ज़रूरी है, उसका माइंड सोल बॉडी सब कुछ सही होना ज़रूरी है, क्योंकि वो उसके काम पर डायरेक्ट इफेक्ट डालेगा। दूसरा है सोशल इंटरैक्शन, यानी कि जिस भी ग्रुप में वो काम कर रहा है, जिस भी ग्रुप पे हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है ना, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है कि अच्छे रिलेशनशिप्स हो ऑर्गेनाइजेशन में, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो फिर ज़्यादा मोटिवेट होकर एम्प्लॉय जो है वो काम करेगा। तीसरा है मोटिवेशन, कि मोटिवेट कैसे करें, मोटिवेट तो वो होगा पर कैसे, सोशल इंटरैक्शन से ज़्यादा होगा। क्या लिखा है, देखिए, मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन इज नॉट सोनली बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इंसेंटिव, मतलब पैसे देकर आप ज्यादा मोटिवेट नहीं कर सकते ये पॉइंट के बाद, उसके बाद आपको कुछ और चीजें भी प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, जैसे कि रिकग्निशन, बिलोंगिंगनेस, पर्सनल ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज, ये सब चीजें ज्यादा मैटर करेंगी अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है तो। देन वी हैव इनफॉर्मल ग्रुप्स होने चाहिए। जब हम हायरार्किकल थ्योरी की बात करते हैं ना, तो हम ये बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप जो है ना वो बहुत इफेक्ट करता है इंडिविजुअल के वर्क पे, इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस पे, उसके एटीट्यूड पर, ठीक है। देन वी हैव पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, यानी कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट अगर हो तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन और बेटर होती है,
तो ये भी एक प्रिंसिपल हुआ। देन वी हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, काफ़ी ओपन होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये भी सीधा सीधा क्या करेगा, हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में हेल्प करेगा अगर हम हर बात बोल पा रहे हैं तो, ठीक है। देन वी हैव लीडरशिप, अगर हमारे पास एक अच्छा लीडर होगा डेफिनेटली इट विल अफेक्ट। देन अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो पॉजिटिव होगा तो वो भी काम पर सीधा सीधा इफेक्ट डालेगा। अब ये सारी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें इफेक्ट डाल रही हैं, ये सारी हमने क्लासिकल थ्योरीज में तो बहुत हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन सारी चीज़ों पे, राइट। तो अब जो चीज़ें हमारे दिमाग को इफेक्ट डालती हैं ये होती हैं नियो क्लासिकल थ्योरीज, जो हमारे बिहेवियर को जो है वो अफेक्ट करती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए प्रिंसिपल्स, और एक और प्रिंसिपल है जो कि है, देख लीजिए, टीम वर्क। देख लीजिए टीम वर्क यानी कि है जब हम मिलकर काम करते हैं तो वो काम और ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करते हैं हम, रादर देन जब हम अकेले काम करते हैं, ठीक है। अब ये इसकी वजह से ये थ्योरी कैसे आई, ये थ्योरी जब डेवलप की तो कुछ प्रिंसिपल्स थे जो हॉथॉर्न ने दिए, लेकिन उसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया हॉथॉर्न का। अब ये एक्सपेरिमेंट ये समझने के लिए किया कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं उस इंडिविजुअल को। तो पहला, इल्यूमिनेशन और टेस्ट रूम स्टडी। इल्यूमिनेशन मतलब लाइट। तो क्या किया इन्होंने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, जहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं ना उसकी इंटेंसिटी बदलते गए। तीन बार एक्सपेरिमेंट किए। देखिए 3 एक्सपेरिमेंट्स चेंज लाइटिंग कंडीशंस, हर बार हमने लाइटिंग कंडीशन को अलग अलग रखा, लेकिन सरप्राइज तो तब हुए जब प्रोडक्टिविटी जो थी डिम लाइट में भी अच्छी थी। तो उन्हें समझ में नहीं आया कि प्रोडक्टिविटी तो बड़ी है लेकिन क्यों, उन्हें ये समझ नहीं आया। तो ये पहले एक्सपेरिमेंट में हुआ। दूसरा था रिले असेंबली टेस्ट रूम स्टडी, ठीक है। अब इसमें इन्होंने 6 लोगों को लिया और उसमें इन्होंने क्या किया, उसमें इन्होंने वर्क कंडीशंस बदली, जैसे कि पहले इन्होंने रेस्ट का जो टाइम था वो बढ़ाया, वर्किंग आवर्स जो थे उनमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया, ठीक है। वर्कर्स को अलाउ किया कि वो बात कर सके एक दूसरे से, है ना। और प्रोडक्टिविटी हर चेंज के साथ, देखिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज विद ईच चेंज, जैसे जैसे चेंजेस हम करते गए वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी चेंज होती गई। अब रिसर्चर क्या मानते हैं, इस केस में क्या हुआ, रिसर्चर्स ने ये माना कि जो सोशल डायनेमिक है ना काम का, जब आप किसके साथ काम कर रहे हो वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ओवरऑल हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारी आसपास की सराउंडिंग से ज़्यादा हम किन लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, ये ज़्यादा आपके ग्रुप में आप किसके साथ काम कर रहे हो, आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, वो ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए तीसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतने सारे, देखो कितने सारे 21,000 लोगों को बुलाया 1 by 1 इंटरव्यू के लिए। अब इसमें क्या हुआ, ये एम्प्लॉयज़ थे, बाहर से किसी को नहीं बुलाया, एम्प्लॉयज़ को बुलाया और उनसे क्वेश्चंस करने लगे, डायरेक्टली पूछने लगे कि आपको कैसा लगता है हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट, है ना, हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में वो डायरेक्टली पूछने लग गए, ठीक है, सुपरविजन के बारे में। तो अब क्या किया, शुरू में जब आप एम्प्लॉयज़ को आप बताओगे तो वो यही बोलेंगे हाँ ठीक है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो थोड़ा झिझकता है इंसान। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद इनडायरेक्टली बात करनी चालू करी एम्प्लॉय से। जब उन्होंने इनडायरेक्टली बात चालू करी तो इनको काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि तब एम्प्लॉय ओपन होकर बोलने लगा जब इनडायरेक्टली बात होनी चालू हुई। तो इससे क्या पता चलता है कि इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है ना वो उसके ग्रुप से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। कब, जब हमने उसे इम्पॉर्टेंट फील कराया, जब हमने उस एम्प्लॉय को इम्पॉर्टेंट फील कराया तब, ठीक है। चलिए उसके बाद है 4th, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी। बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी क्या है कि हमने यहाँ पर 14 एम्प्लॉयज़ को लिया और उन 14 एम्प्लॉयज़ को हमने, वो एक जैसा काम करते थे, उन्हें हमने एक रूम में रख दिया और एक हमने उनके साथ में एक रिसर्चर और ऑब्जर्वर भी रख दिया। अब इससे क्या होगा, और साथ ही साथ उन्होंने 6 महीने तक जो है ये एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया। अब इससे क्या होगा, देखिए बाद में पता चला द ग्रुप वॉज रिस्ट्रिक्टिंग आउटपुट बाय एनफोर्सिंग द नॉर्म्स और स्टैंडर्ड सेट बाय द ग्रुप।
यानी कि जो ग्रुप था वो जो आउटपुट जितना उनको देना था वो क्या दे रहे थे, उससे कम दे रहे थे। द स्टैंडर्ड्स वर लोअर देन ऑफिशियली सेट नॉर्म्स, यानी कि जितना ऑफिशियली उनको काम करने को बोला गया था वो उससे कम काम कर रहे थे, बट समझ ही नहीं आया और सब कम काम कर रहे थे, तो उनको समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो रहा है। बाद में उन्हें पता चला कि दिस वॉज डन ड्यू टू द फियर ऑफ इंक्रीज इन स्टैंडर्ड्स, कि अगर हम अभी अच्छा काम करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हम अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो स्टैंडर्ड्स और बढ़ा देंगे। तो यानी कि जितना स्टैंडर्ड्स है ना उससे भी कम काम करो, ये उन्होंने बोला। तो इससे क्या होगा, इससे एक तो जो स्लो वर्कर्स हैं उनका भी फायदा है क्योंकि वो अपना आराम से काम कर रहे हैं, और जो फास्ट वर्क कर सकते हैं ना उन्हें और ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, वो भी आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 4 एक्सपेरिमेंट किए एल्टन मायो ने। अब हम देखते हैं कि इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे, इसके कंक्लूजन्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे। तो पहला तो इन्होंने बोला कि जो काम है ना वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, यानी कि लोग जब ग्रुप में काम करते हैं